दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मेहनत कीजिए डेडिकेशन के साथ में, मेहनत कीजिए डेडिकेशन के साथ में, जिससे ही आपको सफलता मिलेगी। हाँ दोस्तों, आज एक और ऐसा उदाहरण हमारे सामने आया है। मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ हमारी प्यारी स्टूडेंट रही नाजिया को। वो एक ऐसी कर्मठ स्टूडेंट हैं जिन्होंने लगातार 4 सालों से मेहनत कर रही है। लगातार 2018 की फर्स्ट ग्रेड जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, 2018 की रिट जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, 2018 की सेकंड ग्रेड जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिरकार किस्मत ने भी उनका साथ दिया और उनकी मेहनत आज रंग लाई। और उनको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई कि 2016 की जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आई है, वेटिंग आई है, जिसमें उनका सिलेक्शन हो गया है। तो दोस्तों, मेहनत करते हैं तो आपके साथ सारी दुआएं, सारी जितने भी आशीर्वाद होते हैं वो सब लग जाते हैं। तो एक बार फिर से जुट जाइए दोस्तों और शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल डीएस पाठशाला पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने जीटी मेथड पढ़ा था। उसके कुछ डीमेरिट्स पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं। चलो पढ़ते हैं। डीमेरिट्स जो दोष होते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है जिनकी वजह से जीटी मेथड फ्लॉप हो गया। तो दोस्तों, बात करते हैं पहली चीज़। ये जो मेथड है, दिस मेथड डज नॉट मच फोकस ऑन कम्युनिकेटिव एबिलिटी। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा डीमेरिट सामने आया है जीटी मेथड का, क्योंकि यह ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है। इसमें नेटिव लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हुए ग्रामर साथ में सिखाई जाती है। तो बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी होती है वह यह डेवलप नहीं कर पाता है। दूसरी बात, इट डज नॉट फोकस ऑन 4 स्किल्स टुगेदर। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि यह स्पोकन जो लैंग्वेज है इंग्लिश, उस पर फोकस नहीं करता है, यह रीडिंग पर फोकस करता है दोस्तों। तो चारों स्किल्स का जो तालमेल है LSRW का यहाँ पर नहीं मिलता है इस मेथड में, इसलिए भी यह मेथड फ्लॉप हो गया। आगे चल करके जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कांट डेवलप प्रॉपर स्पोकन और स्पीच हैबिट। हाँ दोस्तों, सही बात है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से यदि स्टडी की जाती है तो बच्चा कभी भी स्पोकन इंग्लिश नहीं कर सकता है। सीधी सी बात है, जिस लैंग्वेज को वह सीख रहा है वह उसमें बात नहीं कर सकता है। इट पेज लिटिल अटेंशन ऑन प्रोनाउंसिएशन। यस दोस्तों, लिटिल मीन्स नहीं के बराबर प्रोनाउंसिएशन के ऊपर जोर दिया जाता है इस वाले मेथड में। इट एम्फेसाइजेस ऑन फॉर्मल ग्रामर। हाँ दोस्तों, इसमें ग्रामर के रूल्स साथ बताए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जीटी मेथड में डिडक्टिवली ग्रामर पढ़ाई जाती है। डिडक्टिवली मीन्स नियम से उदाहरण की तरफ पहले ग्रामर के रूल बताए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं। देन, जबकि आपको पता है कि इंडक्टिव जो मेथड होता है, उदाहरण से नियम की ओर, वो ज़्यादा सफल होता है। इट इज डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। देन, इट लिटरेरी लैंग्वेज इज सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज। हाँ दोस्तों, जो जो जीटी मेथड है, यह ट्रांसलेशन पे ज़्यादा फोकस करता है, तो इसलिए लिटरेरी लैंग्वेज मीन्स वोकेबलरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, न कि स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर। दोस्तों, ये थे कुछ दोष जिन्हें हम डीमेरिट्स के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से जीटी मेथड हमारे लिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। अब हम स्टडी करते हैं जो क्लासिकल मेथड है, सेकंड वाला डायरेक्ट मेथड। दोस्तों, जो डायरेक्ट मेथड होता है, जिसे हम रिफॉर्म्ड मेथड के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट मेथड जो होता है जिसे हम रिफॉर्म्ड मेथड के नाम से भी जानते हैं, इसमें जब हम इसकी उद्भव की या इसको कहाँ पर इसको सबसे पहले यूज़ किया गया, तो ऐसी बात आती है। तो इस मेथड का सबसे पहले यूज़ या इसकी स्थापना फ्रांस में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? फ्रांस में हुई थी और ये 1901 में हुई थी। लेकिन अधिकतर या अधिकांश रूप से जो ज़्यादातर इसके विकास के ऊपर जोर दिया गया था वो जर्मनी में दिया गया था। इसके विकास का जोर जर्मनी पे दिया गया था, या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा विकास डायरेक्ट मेथड का जर्मनी में हुआ था।
अगली बात जब हम करते हैं तो इसके अंतर्गत जो टारगेट लैंग्वेज होती है दोस्तों, हमारे यहाँ टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश ही है, क्योंकि हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को ही सीखते हैं। तो टारगेट लैंग्वेज को इसमें पढ़ाया जाता है नेचुरल वे में। द टारगेट लैंग्वेज इज टॉट इन नेचुरल वे, स्वाभाविक तरीके से। कहने का मतलब है जिस भाषा को सिखाना है उसी भाषा में। इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश के जरिए सिखानी है, मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करना है। या यूँ कहें जर्मनी सिखानी है तो जर्मन भाषा को सिखाने के लिए जर्मन भाषा का इस्तेमाल करना। नेचुरल वे में सिखाई जाती है, इसीलिए इस मेथड को नेचुरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। सो इट्स कॉल्ड नेचुरल मेथड 2। ओके दोस्तों, जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि टीचर एक सिचुएशन तैयार करता है, एक परिस्थिति तैयार करता है बच्चों के सामने, और उस परिस्थिति के ऊपर क्वेश्चंस करता है, उनसे प्रश्न पूछता है। तो जिस भाषा में, अब वो प्रश्न किस भाषा में पूछता है? टारगेट लैंग्वेज में। और जो टारगेट लैंग्वेज होती है दोस्तों, उसी टारगेट लैंग्वेज के अंतर्गत बच्चे आंसर्स देते हैं, जवाब देते हैं। तो एक प्रकार से यह जो मेथड हो गया, करके सीखने वाले मेथड को फॉलो करता है। टीचर टारगेट लैंग्वेज में एक सिचुएशन दे करके उनसे प्रश्न करता है, वहीं बच्चे उसका जवाब टारगेट लैंग्वेज में ही देते हैं। और ये एक करके सीखने वाली प्रक्रिया हो गई दोस्तों। इसीलिए यह डायरेक्ट मेथड लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, जो कि जॉन डीवी ने दिया था, उसको फॉलो करता है। द टीचर आस्क्स क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स क्रिएटिंग अ सिचुएशन इन द टारगेट लैंग्वेज। The students answers in the target language, so this method follows learning by doing method। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है, कि जैसे हमने सीखा था कि जो जीटी मेथड है रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर फोकस करता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के ऊपर फोकस नहीं करता है। तो यह जो फोकस करता है वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग के ऊपर करता है, जबकि रीडिंग एंड राइटिंग को अवॉइड करता है दोस्तों। तो इसकी भी सबसे बड़ी कमी ये रह गई कि ये LSRW को कंप्लीटली फॉलो नहीं करता है। तो सबसे बड़ी कमी की वजह से दोस्तों आगे चल करके जो डायरेक्ट मेथड है यह हमारे इंडिया में आकर के फ्लॉप हो जाता है। दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो जीटी मेथड होता है उसकी टीचिंग यूनिट क्या होती है? वर्ड होती है। जबकि डायरेक्ट मेथड की जो टीचिंग यूनिट होती है, यूनिट ऑफ टीचिंग, वो सेंटेंस होती है। वो किसके अकॉर्डिंग है? चैंपियन के अकॉर्डिंग है। इट इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, जीटी मेथड की तुलना में स्पोकन के ऊपर ज्यादा जोर देता है। तो यह क्या करता है? प्रोनाउंसिएशन और जो बोलने का एक्सेंट होता है और जो इंटोनेशन होता है और स्ट्रेस होता है उसके ऊपर फोकस करता है और उसको इम्प्रूव भी करता है। यह वोकेबुलरी को भी बढ़ाता है। हालांकि जीटी मेथड भी वोकेबुलरी को बढ़ाने के ऊपर फोकस करता है। इसके अंतर्गत जो ग्रामर है वो इंडक्टिवली टीच की जाती है, जबकि जीटी मेथड जो होता है उसमें डिडक्टिवली मीन्स नियम से उदाहरण की तरफ, जबकि इंडक्टिवली मीन्स उदाहरण से नियम की तरफ, जो आपकी आगमन विधि होती है दोस्तों। उसके बाद में जब हम बात करते हैं तो सबसे मेन बात आ जाती है, इसमें ट्रेंड टीचर्स की आवश्यकता होती है। ट्रेंड टीचर्स, जिसको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, जिसको टारगेट लैंग्वेज बोलना आना चाहिए, जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो वो लैंग्वेज उसको बोलना आना चाहिए टीचर्स को। अगर नहीं आता है तो आपका जो मेथड होगा वहाँ पर फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा दोस्तों। उसके जो कि महंगा होने का हमारा संकेत है, क्योंकि ट्रेंड टीचर्स के लिए हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इट्स नॉट यूजफुल टू कवर द होल सिलेबस। हाँ दोस्तों, ये इसकी सबसे बड़ी फॉल्ट है। क्या है कि ये जो मेथड है, इस मेथड के अंतर्गत जब स्पोकन के यूपर ज़्यादा फोकस किया जाता है तो सिलेबस को एक तरफ रख दिया जाता है और जो टीचर है सिलेबस को कंप्लीट नहीं करवा पाता है, या यूँ कहें कि समय बहुत लगता है। तो समय बहुत लगने की वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो गया और यह ट्रेंड टीचर्स की इसमें आवश्यकता होती है। और ऑडियो विजुअल एड्स की भी आवश्यकता होती है दोस्तों। ऑडियो जो एड्स होते हैं, अब आपको पता है इनके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो पैसे खर्च करने की वजह से यह एक एक्सपेंसिव मेथड हो जाता है दोस्तों, जो भी इसकी असफलता का मुख्य कारण बन जाता है।
इट इज़ इफेक्टिव फॉर हायर क्लासेस। जैसा कि हमने पढ़ा था जो जीटी मेथड है वो हायर क्लासेस के नहीं बल्कि प्राइमरी क्लासेस जो होती है उनके लिए यूज़फुल है, जबकि यह हायर क्लासेस के लिए है, छोटे बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है। तो प्राइमरी जो क्लासेस होती है उनके लिए ये यूज़फुल नहीं है दोस्तों। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि इसके अंदर स्पीच जो होती है, बोलने की जो कैपेबिलिटी होती है, या यूँ कहेंगे स्पोकन की जो एबिलिटी डेवलप करना होता है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो इसको प्राइमरी माना जाता है, जबकि ग्रामर को सेकेंडरी माना जाता है। जब हम बात करें तो इसमें ओरल एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है दोस्तों। टीचिंग और लर्निंग में ओरल एस्पेक्ट ज़्यादा फोकस्ड होता है। उसके बाद इसमें वर्नाक्युलर जो कि देहाती भाषा होती है वहाँ की लैंग्वेज होती है, या नेटिव लैंग्वेज जिसे हम कहें क्षेत्रीय भाषा, या यूँ कहें कि मदर टंग जो होती है मातृभाषा, इसका यूज़ नहीं किया जाता है दोस्तों। तो इसी तरीके से ये वहाँ पर भी हमारे सामने, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको मदर टंग से ही सिखाया जा सकता है। तो जीटी मेथड में मदर टंग का यूज हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट मेथड भी हमें असफलता का सामना करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट मेथड है आगे चल करके हमारे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल साबित। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड की, कि डायरेक्ट मेथड की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं, तो साथ साथ हम साइमल्टेनियसली उनको स्टडी कर रहे हैं दोस्तों। जब हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो इट इन्हेंसेस द स्टूडेंट्स कैपेसिटी टू लिसन एक्यूरेटली, to understand swiftly, to recall immediately and to speak fluently। हाँ दोस्तों, डायरेक्ट मेथड कई हद तक बच्चों का या पीपल्स का या स्टूडेंट्स का फायदा भी करता है, लेकिन कई हद तक यह असफल भी रह जाता है। कारण क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है लिसन एक्यूरेटली, ये फोकस करता है कि बच्चा, जैसे मैंने कोई भी वर्ड बोला वाटर, तो बच्चा इसको एक्यूरेट सुने, सही सुने। अगर गलत सुनता है तो टीचर उसको करेक्ट करता है। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें इसको समझने की, तो बच्चा डायरेक्ट मेथड के अंदर स्विफ्टली, जल्दी से, फास्ट, जल्दी से समझ जाता है, अंडरस्टैंड कर जाता है। जब बात करें तो टू रिकॉल इमीडिएटली, इसमें जो बच्चा होता है, बालक होता है, वह जल्दी से रिकॉल करता है, तुरंत ही कोई बात को स्मरण करता है, याद करता है। बात करें तो इसमें जो स्टूडेंट होता है वो फ्लुएंटली बोलना सीख जाता है दोस्तों। तो ये जो स्टूडेंट है उसके अंदर की लिसनिंग एक्यूरेटली, उसके अंदर स्पीकिंग फ्लुएंटली, उसके अंतर्गत जो अंडरस्टैंडिंग है, और उसके अंतर्गत रिकॉल इमीडिएटली वाली जो कैपेसिटीज़ हैं उनको डेवलप करने का कार्य करता है। वहीं हम बात करते हैं जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका और ये एग्जाम में भी आ चुका है, सेंटेंस। तो इट गिव्स इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस। इसमें जो है बच्चा तीव्र गति से प्रैक्टिस करता है स्पीच की, बोलने की। डायरेक्ट यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज फॉर इंस्ट्रक्शंस, इसमें जो टारगेट लैंग्वेज होती है बच्चों, उस टारगेट लैंग्वेज को डायरेक्टली यूज किया जाता है बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, ना कि मदर टंग का। यह जो मेथड होता है बच्चों दोस्तों, यह ओरल जो स्किल होता है स्टूडेंट्स का, उसको डेवलप करने का भी कार्य करता है। इसमें जो टीचर होता है वह हमेशा बच्चे को करेक्ट करने का कार्य करता है। जैसा मैंने कहा कि अगर बच्चा एक्यूरेट वर्ड को नहीं बोल पाता है तो उसको करेक्ट करता है। इसमें जो ग्रामर है, ट्रांसलेशन मेथड है और मदर टंग है, इसके ऊपर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता है। और वहीं जो रोट मेमोराइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसे हम कहें कि रटंत विद्या, रटने की जो प्रोसेस होती है, उसको डिस्करेज किया जाता है, उसको यूज़ नहीं किया जाता। यदि बच्चा इस प्रोसेस को फॉलो करता है तो उसको मना किया जाता है। यह एक वन साइडेड अप्रोच है दोस्तों। वन साइडेड अप्रोच का मतलब होता है कि यह टीचर सेंटर्ड होता है, इसमें टीचर डोमिनेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को जो टारगेट लैंग्वेज सिखाई जा रही है वो अच्छी तरीके से नहीं आती है, तो जैसा टीचर सिखाएगा वैसे बच्चे सीख जाएंगे। और जो एक हम आगे चल करके जो अप्रोचेस पढ़ेंगे या न्यू मेथड्स पढ़ेंगे, उनमें डॉक्टर वेस्ट का मेथड भी हम पढ़ेंगे। उन्होंने डायरेक्ट मेथड को नाम दिया डायरेक्ट प्रिंसिपल्स दोस्तों। तो आज हमने जाना डायरेक्ट मेथड
क्या होता है। हालांकि मैंने इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाया, फिर भी मैंने आपको इतना पढ़ा दिया कि आपके एग्जाम में यदि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उनको 100% सोल्व कर पाएंगे। तो अब तक हमने जो क्लासिकल मेथड थे हमारे, जीटी मेथड अर्थात ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, और दूसरा मेथड जो है डायरेक्ट मेथड जिसे हम नेचुरल मेथड और रिफॉर्म्ड मेथड के नाम से भी जानते हैं, वो कंप्लीट कर लिया। अब आने वाला जो लेक्चर होगा वह एक लंबा लेक्चर होगा जिसके अंतर्गत हम सारे जितने भी अप्रोचेस बचे हैं, डॉक्टर वेस्ट मेथड है, सब्स्टिट्यूशन सिचुएशनल है, ऑडियोलिंगुअल है, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ कवर कर लेंगे। बहुत ही जल्द हम हमारे टीचिंग मेथड्स को कवर करने वाले दोस्तों। आपके एग्जाम से पहले लगभग 15 तारीख से पहले हम सारे टीचिंग मेथड्स कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे और आई होप आप लोग सफल हों, ऐसी हमारी कामना है। थैंक यू वेरी मच।